नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ग्रह दृष्टि प्रभाव इस कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, मेरे इस चैनल का ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे मैं कह सकता हूं बहुप्रतीक्षित है, और ये भी कह सकता हूं कि पिछले वर्ष में इस कार्यक्रम का सिर्फ एक भाग बना था, और वो था जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को प्रारंभ हुए लगभग 4 या 5 साल हो चुके हैं। आज हम सप्तम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जानेंगे। इस बीच में हमने केवल लग्न पर, चंद्रमा पर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और पिछले वर्ष षष्ठ भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है हमने जाना था। आज सप्तम भाव पर चर्चा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, ये भाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे दांपत्य का भाव है, ये हमारे पार्टनर का भाव है। यूं समझ लीजिए कि जैसे लग्न पर ग्रहों की दृष्टि से हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, वैसे ही सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि से भी हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। एक सीधा और सरल सा तर्क समझिए कि लग्न पर जब शुभ ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो जिस तरह से हमें क्रोध या हमें हमारी आदत के हिसाब से हम बहुत खुश होते हैं, वैसे ही सप्तम पर यदि दृष्टि पड़े तो जरा समझ के चलिए कि विवाह के पश्चात हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। उस अवस्था में सप्तम की स्थिति यदि ऐसी हो कि वो पीड़ित हो, तो घर गृह कलह होगा, तो आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। नहीं, आपके व्यक्तित्व को ये भाव भी नियंत्रित करता है। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। यहां सबसे पहले बता दूं, बोर्ड पर आप 1 2 3 4 जो लिखा हुआ देख रहे हैं उसे बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ये 1 2 3 4 जो आप लिखा देख रहे हैं ये कुंडली नहीं, मेष लग्न के लिए नहीं है। ये असल में भावों के नाम बस बना दिए गए हैं। 12 भाव हैं, इतना ही इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने लिखा है, न कि ये मेष राशि से इसका कोई लेना देना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि न तो मैं यहां सूर्य को उच्च बता रहा हूं, न सूर्य को नीच, कुछ भी नहीं। मैं बस इसको ऐसे बता रहा हूं कि यहां बैठे सूर्य दृष्टि कैसा डालने वाले हैं, या बाकी के ग्रह कैसी दृष्टि डालेंगे। तो आप जिस किसी लग्न में हो, आप मेष के हो सकते हैं, वृषभ के हो सकते हैं, मिथुन के हो सकते हैं, मीन पर्यंत आप किसी भी लग्न के हों, ये आपके लिए है। तो चलिए, अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि है तो वो दृष्टि कैसा प्रभाव करने वाली है, चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य से प्रारंभ करते हैं। सूर्य की दृष्टि की यदि हम बात सप्तम भाव पर करें, अच्छा यहां प्रारंभ में ही बता दूं कि ये मैं केवल जीवन साथी से जोड़ करके बताऊंगा। सप्तम पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, चूंकि ये हमारे व्यापार का भी भाव है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमारी कामनाओं का भी भाव है। आजकल आप ये भी जान रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये काम का हमारे भाव है, पर मैं सप्तम भाव के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, दाम्पत्य। आप बाकी हर चीज से इस फलादेश को जोड़कर समझने का प्रयत्न करिएगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और प्रिय दर्शकों, सूर्य की दृष्टि का सप्तम भाव पर होना समझने की आवश्यकता है। असल में देखा जाए तो सूर्य जब किसी की कुंडली में लग्नगत होते हैं, तो सूर्य लग्न में बलि माने गए हैं, लग्न के कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये पूर्व दिशा है, और पूर्व में जब सूर्य होते हैं तो निसंदेह वो बलवान होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि लग्नगत सूर्य व्यक्ति को भव्य बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, भद्र बनाते हैं। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान रुतबे वाला होता है, देखा जाए तो अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। परंतु सूर्य की दृष्टि की चर्चा चल रही है। सूर्य की दृष्टि जब सप्तम भाव पर होती है तो सप्तम भाव पश्चिम दिशा है, और यहां पर सूर्य की दृष्टि
दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, मतभेद, कह सकते हैं कि जातक अपने अहंकार में कुछ इस कदर भी मस्त रहता है कि अपने जीवन साथी का वो तौहीन ही करता है, अपमान ही करता है, या दोनों के बीच कभी ठीक से सामंजस्य हो ही नहीं पाता। दोनों एक दूसरे को कभी ठीक नहीं समझ पाते। फलतः सूर्य की दृष्टि कुंडली में यदि सप्तम भाव पर हो तो पार्टनर के साथ संबंध कभी बहुत अच्छा नहीं रह पाता, मतभेद की स्थिति अनवरत बनी रहती है। यह मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद इस स्थिति में नहीं कहा जा सकता, परंतु यह बात ध्यान रखिए कि सूर्य लग्न में चूंकि अगर किसी के हैं तो ऐसा नहीं है कि यह जातक कोई मूर्ख होगा, वो चीजों को भलीभांति समझता है। इसमें दो तर्क सामने निकल करके आते हैं। जरूरी नहीं है कि दाम्पत्य जीवन यहां खराब होने का अर्थ यह होगा कि दोनों एक दूसरे के परम जानी दुश्मन बने हुए हैं, लड़ने कटने मरने मारने पर उतारू हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा संभव है दोनों की कुंडली की स्थिति के आधार पर, लेकिन यहां यह बात दिखाई पड़ती है कई बार कि सप्तम पर सूर्य की दृष्टि हो तो संभवतः पति किसी बड़े पद पर हो, पत्नी किसी बड़े पद पर हो, दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन साथी को समय ही नहीं दे पाते। जब तक वो लौट के आते हैं तो रात्रि के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो एक तरह से जीवन में वो दाम्पत्य वाली खुशी नहीं है, निरसता है, बस इतना ही समझ लीजिए। अब एक और बात बता दूं, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि सप्तम पर सूर्य की दृष्टि हो तो जीवन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे जातक का बुढ़ापा करीब आता है, क्रोध तब भी उसके अंदर रहता है, वाणी में उसके कड़वाहट होना, क्रोध होना, गुस्से में बोलना, लेकिन इसके बावजूद दाम्पत्य जीवन धीरे 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 नियंत्रण में आ जाता है। तो जीवन का प्रारंभ जैसा होता है, जीवन के अंत तक स्थिति आ जाती है नियंत्रण में। स्त्री की कुंडली में लग्नगत सूर्य है तो कहीं ना कहीं पति को वो अपने पूरी तरह से नियंत्रण में रखती है। पति की कुंडली में है तो वो पत्नी को अपने नियंत्रण में रखता है। संभवतः कई बार अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है, क्रोध बहुत ज्यादा करता है, तो ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी जीवन का उत्तरार्ध लग्नगत सूर्य हो तो सप्तम के मामले में ठीक है, सूर्य की दृष्टि से जीवन के उत्तरार्ध में कोई विशेष परेशानी नहीं होती, पूर्वार्ध में बहुत ज्यादा। अब यदि हम बात करें कि सप्तम पर चंद्रमा की दृष्टि हो, प्रिय दर्शकों, ये सब वो ग्रह हैं जिनके पास केवल एक ही दृष्टि है। बाकी अधिक ग्रह जिनके पास दृष्टि है उनकी मैंने यहां पर पहले से ही नोट कर दिया है ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अब अगर हम बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ चंद्रमा को लग्न में बहुत अच्छा बताते हैं। हालांकि थोड़ा आलस्य जरूर देता है, लेकिन चंद्रमा लग्नगत अच्छा ग्रह है। सप्तम पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाता है, जातक को श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जातक का जीवन साथी या पुरुष स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं, बुद्धिमान और सामंजस्य करने वाला, अपने आप में बेहद खूबसूरत, आप कह सकते हैं पति पत्नी दोनों के लिए लागू होगा। तो सप्तम पर चंद्रमा की दृष्टि बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर यह चंद्रमा पक्षबल से कमजोर या अमावस्या के करीब हो, अब दो बातें हैं। अगर सूर्य ही साथ बैठे हैं तब तो बात प्रभाव सेम ही हो जाएगा, क्योंकि वहां सूर्य का प्रभाव आ रहा होगा। परंतु मान लीजिए कि सूर्य यहां पर बैठे हैं या सूर्य यहां पर बैठे हैं और तब चंद्रमा यहां आगे बढ़े हैं। अगर सूर्य यहां पर बैठे हैं तो इसका मतलब अमावस्या के करीब चंद्रमा जा रहे हैं, और सूर्य यहां पर बैठे हैं तो मतलब चंद्रमा अमावस्या से पार होकर के आ रहे हैं। दोनों ही अवस्था में अगर चंद्रमा पक्षबल से कमजोर हैं तो वो दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष प्रसन्नता, संतुष्टि, खुशी नहीं ले आएंगे, बल्कि यही जवाब निकल करके आएगा कि दाम्पत्य जीवन में उदासी की स्थिति बनी रहेगी, मतभेद की स्थिति ही रहेगी। लेकिन अगर चंद्रमा पक्षबल से बली हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने वाला होगा। ऐसा जातक अपने जीवन साथी को समझेगा, उसका जीवन साथी उसे समझेगा, दोनों एक दूसरे को भली प्रकार से समझ सकेंगे। तो यह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूं आपके लिए मंगल की। यदि जन्म कुंडली के मंगल कहां कहां होंगे तो इनकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, पहले यह जान लीजिए। तो मंगल दो जगहों से सप्तम पर दृष्टि डाल सकते हैं, एक तो यहां से और एक यहां से। इन दो जगहों से मंगल की दृष्टि सप्तम पर होगी। प्रिय दर्शकों, इसे जरा समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नगत मंगल हो तो उसकी दृष्टि सप्तम पर होगी और यह दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाला होगा, गृह कलह करने वाला होगा। यह वैसे ही है जिसके बारे में आप जानते हैं, यह मांगलिक व्यक्ति को बना देता है। मैं यहां पर थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। लग्नगत मंगल ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य जीवन एकदम खराब हो जाता है। यह वैसे ही होता है कि जातक के अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसा जातक हाइपर होता है, बहुत जल्दी उसको क्रोध आ जाएगा, गुस्सा उसको आ जाएगा,
पेशेंस की कमी होगी उसके अंदर। देखिए, सुखद दाम्पत्य जीवन हम किसे कहेंगे? आज के समय में तो सुखद दाम्पत्य का कोई विशेष विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। वो यही है कि सुखद दाम्पत्य यही है कि दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और अगर आप हमारी अपनी संस्कृति को लें तो हमारी संस्कृति तो 7 जन्मों तक साथ रहने की है, लेकिन अगर आज हम पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं तो पूरा जीवन ही बिता लें, इसको तो जबरदस्त मान लिया जाएगा। लड़ झगड़ के ही सही पूरा जीवन निकाल लें तो इसे जबरदस्त मान लिया जाएगा। लेकिन हम जिस संस्कृति के, सनातन संस्कृति के पोषक हैं, वहां तो 7 जन्मों का रिश्ता है। उस अवस्था में सप्तम पर मंगल की दृष्टि को मैं पूरी तरह से खराब इसलिए भी नहीं कहता कि आज के समय में पति पत्नी दोनों में ऊर्जा का लेवल वैसा ही है। इस कलयुग पर राहु का जिस कदर प्रभाव है, दोनों के दोनों हाइपर है। दोनों, जो मनुष्य गण का है वो भी तो हाइपर है, राक्षस गण वालों का तो कहना ही नहीं। अब मंगल लग्न में होकर के ऊर्जा को और थोड़ा बढ़ा दे रहा है, फलतः दोनों थोड़ा लड़ेंगे, क्रोध करेंगे। अब दाम्पत्य सुखद तो यही माना जाएगा कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। यहां समझते नहीं बल्कि शक कर लेते हैं। कई बार बेवजह मतभेद होगा, व्यर्थ की चीजों को लेकर के मतभेद होगा। मंगल लग्न में हो तो कई बार किसी तीसरे की वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो इसीलिए लग्न के मंगल को मांगलिक कहा गया और कहा गया कि जब भी इनके विवाह हो तो ऐसे ही लोगों से हो, यानी मांगलिक से ही हो। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे तर्क यही था कि मंगल लग्नगत हो तो ऊर्जा का संचार जातक में ज्यादा होगा। अब सामने वाले के अंदर वो ऊर्जा अगर न हो तो मतभेद, परेशानी बढ़ जाती है। वहीं यदि सप्तम पर मंगल चतुर्थ भाव से दृष्टि डाल रहे हों, अब जरा समझने का प्रयत्न करिएगा, इस मंगल की अपेक्षा ये मंगल ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हैं? मांगलिक आप यहां मंगल होने से, यहां मंगल होने से और यहां मंगल होने से भी होते हैं, लेकिन बात यहां केवल हम दृष्टि प्रभाव की चल रही है, मांगलिक की नहीं। तो इस मंगल की अपेक्षा यह मंगल ज्यादा बेहतर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो मंगल है वो असल में भाव उसको नीच वाला प्राप्त हो रहा है और दिग्बल से विहीन भी हो जा रहा है। भाई, दाम्पत्य जीवन में ऊर्जा का लेवल ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी, कम हो जाए तो और डबल परेशानी। यह वैसे ही है कि शुगर किसी का हाई हो रहा हो तो चलो परेशानी है, और शुगर लो हो जाए तो जान जाने का खतरा है। यह वही स्थिति है। यह ऊर्जा का ही खेल है सारा। अब मंगल ऊर्जा ही है, लग्न में होने से उसे इस पूरब का बल मिल रहा है। ऊपर से अपनी राशि, एक तरह से कालपुरुष की कुंडली अगर बनती है तो मेष राशि, तो भाव का बल उसको मिल रहा है। लेकिन यहां पर दिग्बल से भी विहीन हो रहा है। ऊपर से चतुर्थ राशि भाव में कर्क राशि, मूलतः कालपुरुष की कुंडली में, तो भाव का वो बल उसको नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा मंगल दाम्पत्य में कोई बहुत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न नहीं लाता। ये मंगल दाम्पत्य में परेशानी इसलिए लाता है क्योंकि ऊर्जा अधिक होती है, यहां पर नीरस स्थिति हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, फलतः दाम्पत्य जीवन उतना श्रेष्ठ नहीं। तो इस स्थिति में देखें तो मंगल की चतुर्थ भाव से दृष्टि की अपेक्षा लग्न से दृष्टि फिर भी बहुत अच्छी है। चतुर्थ वाली दृष्टि को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। एक और भी बात है, चतुर्थ भाव माता का घर है, तो ये एक स्त्री हो गई। पुरुष के लिए मैं कह रहा हूं, पहले तो स्त्री के लिए भी समझा देता हूं, या जातक कह दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जातक के जीवन में एक स्त्री ऑलरेडी है, ये अब ये दूसरी स्त्री है। ये स्त्री शब्द मैं पुरुषों के लिए अब कह रहा हूं, यहां दूसरी स्त्री। अब ये दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने में हमेशा असफल होने लगेगा। मतभेद इस कदर बढ़ेंगे कि अब उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कैसे सामंजस्य करूं। अब मैं स्त्री के लिए लेता हूं, एक स्त्री ऑलरेडी उसके जीवन काल में है माता, दूसरा उसके जीवन काल में पुरुष आया, तो ये संबंध स्त्री की ओर से तो फिर भी ठीक होगा। हालांकि वहां स्त्री के साथ भी एक परेशानी है कि वो कई बार सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी दोनों का। वो कई बार अपने परिवार से ज्यादा कई बार जुड़ी रह जाएगी, माता से कई बार उसके संबंध बिगड़ेंगे तो पति से ठीक होंगे, पति से बिगड़ेंगे तो माता से ठीक होंगे, यानी कहीं ना कहीं मतभेद, अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर भी यहां मंगल स्त्रियों की कुंडली में तो मैं नॉर्मल कहूंगा, पुरुषों की कुंडली में यहां ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, यही वो ग्रह है पहला जिसकी एक एक्स्ट्रा दृष्टि थी सप्तम भाव पर। अब बारी आती है बुध की। बुध के यदि हम बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इस ग्रह की अच्छी चर्चा करते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छा है। लग्नगत बुध को बहुत बढ़िया माना गया है। बुध कौन है? तो यज्ञो वै विष्णु रूपः, बुध को विष्णु की संज्ञा दी गई है। प्रिय दर्शकों, लग्न में बुध का होना बढ़िया है, जातक को बुद्धिमान बनाता है, जातक को सुंदर युवराज के समान बनाता है।
दाम्पत्य जीवन में रूप ही मायने नहीं रखता। यह बात तो सत्य है कि दाम्पत्य जीवन में रूप ही सब कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ विचार मिलना बेहद आवश्यक है। लेकिन कम से कम लग्नगत बुध है तो युवक हो या युवती, दोनों देखने में कुमारों वाले गुण तो लिए ही होंगे, यानी आकर्षण वाला जो क्षेत्र है वो तो परिपूर्ण होगा। अब सप्तम पर दृष्टि भी, चूंकि ये शुभ ग्रह है तो सप्तम पर दृष्टि भी अच्छी मानी जाएगी और इस दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी, एक दूसरे को दोनों समझेंगे, अच्छा दाम्पत्य कट जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सप्तम पर बुध की दृष्टि अच्छी है। अब एक समस्या है, बुध भी पाप ग्रह होते हैं, लेकिन वो समस्या कब लागू होगी? जब बुध के साथ यहां कोई ग्रह होगा। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए बुध के साथ राहु बैठे हैं, तो फिर प्रेडिक्शन ही सारा बदल जाएगा, फिर बात ही दूसरी हो जाएगी। फिर तो राहु का प्रभाव सप्तम पर पड़ रहा होगा, दाम्पत्य जीवन में अलग तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी, फिर जातक संभवतः चरित्र से भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर अकेले बुध है तो अकेला बुध शुभ ग्रह है और बुध की दृष्टि सप्तम पर खराब नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये नपुंसक ग्रह है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कुमार है, बालक है। ये नपुंसक इसलिए है क्योंकि ये कुमार है। शनि नपुंसक इसलिए है क्योंकि वृद्ध है। सप्तम में इसका होना दाम्पत्य को निरस कर देता है, लेकिन लग्न में होगा तो दाम्पत्य खराब नहीं करता, क्योंकि यहां दिग्बली है और दिग्बली होकर के वो जब सप्तम पर दृष्टि डालता है तो दोनों के बीच एक अच्छा प्रेम संबंध स्थापित होता है, यानी पति पत्नी दोनों एक दूसरे को भली भांति समझते हैं, दाम्पत्य जीवन उनका बड़ा ही सुखद होता है। ऊपर से कहीं ये बुध अगर बली स्थिति में हो तो ऐसा जातक, ज्योतिषशास्त्र कहता है पूर्वजन्म में वणिक प्रवृत्ति का था, तो बुद्धिमान होता है। वणिक होने का मतलब बुद्धिमान। वणिक का अर्थ हर जगह व्यापारी नहीं है। वणिक का अर्थ है कि वो व्यापार को सामंजस्य पूर्वक चलाएगा, संभाल करके चलाएगा। अब व्यापार चलाने का मतलब है कि जीवन को भी वो उसी तरह से सामंजस्य पूर्वक चलाएगा। तो ये बहुत बढ़िया है, बुध लग्न में है, ये अच्छा प्रभाव है। अब हम बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के लग्न में हो तो इनका कैसा प्रभाव है सप्तम भाव पर? प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 3 जगहों से इस भाव पर दृष्टि डाल सकते हैं। लग्न से डाल सकते हैं, एकादश से और तृतीय से। कहने की आवश्यकता नहीं कि जीवन साथी अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ है, जहां भी पड़ेगी उस दृष्टि का प्रभाव है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि किसी और पापक ग्रह की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही हो और गुरु की दृष्टि भी साथ साथ हो तो वो दाम्पत्य जीवन को हर तरह से बचाने का प्रयत्न करेंगे। यानी गुरु की दृष्टि से दाम्पत्य जीवन बचेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, जीवन साथी के सहयोग से जातक का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। ये पति पत्नी में दोनों के लिए कह रहा हूं। यानी पत्नी की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में है तो पति बेहद बुद्धिमान होगा, सामंजस्य करने वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा। अब आजकल पढ़ा लिखा का मतलब खाली पढ़ा लिखा पैसा कमाने वाला, सुबह शाम नौकरी करने वाला नहीं। पढ़ा लिखा का मतलब वो कि जो सामंजस्य जानता हो, चीजों को समझता हो, परिस्थितियों को बैलेंस करना जानता हो, वो पढ़ा लिखा है। तो देवगुरु की दृष्टि से सप्तम पर दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, बहुत सुखद। चाहे गुरु यहां से दृष्टि डालें, चाहे यहां से, चाहे यहां से। धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान बहुत होता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो रुतबा। एक और बड़ी बात है कि देवगुरु अगर यहां से होते हैं, यहां से होते हैं या यहां से होते हैं, तीनों ही स्थितियों में दाम्पत्य और संतान दोनों का सुख उत्पन्न करा देते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ती है या नवम पर, दोनों ही पंचम और पंचम से पंचम नवम, तो दाम्पत्य सुख के साथ संतान सुख भी प्राप्त होता है। सप्तम पर गुरु की दृष्टि से जीवन साथी भी ऐसी होती है कि देखने से लेकर के, जीवन साथी होती है या होता है, दोनों के लिए कह रहा हूं, देखने से लेकर के रूप, स्वभाव, गुण, बुद्धिमत्ता हर मामले में अत्यंत श्रेष्ठ। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि दाम्पत्य जीवन के लिए यह सूत्र कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर पति सुंदर हो तो पत्नी सुंदर नहीं होती, पत्नी सुंदर हो तो पति सुंदर नहीं होता। सुंदर का मतलब एक एवरेज हो जाता है। पति सुंदर हो तो पत्नी एवरेज होगी, पत्नी सुंदर हो तो पति एवरेज होगा। दोनों सुंदर हो जाएं तो फिर बच्चे नहीं होते, और दोनों सुंदर हो जाएं, बच्चे हो जाएं, फिर धन नहीं होता। और जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर कहते हैं जानकार कि इसका मतलब ये व्यक्ति गंधर्व लोक से आया हुआ है या किसी श्रेष्ठ लोक से आया हुआ है, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया है। सब कुछ प्राप्त नहीं होता। तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर होने से एक श्रेष्ठ दाम्पत्य का निर्माण होता है, हर तरह से श्रेष्ठ। यानी जीवन साथी को आप इतना बेहतर तो कह ही सकते हैं कि वो जीवन को हर तरह से चलाने वाला या चलाने वाली होगी, सामंजस्य करने वाली होगी, बुद्धिमान होगी।
अगर गुरु पीड़ित भी होते हैं, मान लिया जाए कि गुरु पीड़ित भी होते हैं, तब भी वो दांपत्य जीवन की रक्षा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी है अपने आप में और उनकी दृष्टि दांपत्य जीवन को सुरक्षित करती है। तो गुरु की दृष्टि यदि कुंडली के सप्तम पर किसी भी तरह से हो तो समय पर विवाह हो जाना। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत तो यही है कि विवाह के समय पर विवाह हो जाए। आज के समय में विवाह खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि विवाह कर कब रहे हैं कि भाई पहले तो पैसा कमाने के चक्कर में हम इंतजार में रह रहे हैं कि पहले हम खड़े हो जाएं अपने पांव पर, और जब तक पांव पर खड़े हो जा रहे हैं तब तक शुक्र का समय चला जा रहा है। अब खड़े रहिए अपने पांव पर, बाकी कुछ बचेगा नहीं जीवन में। तो दांपत्य जीवन बचेगा कहां से? दांपत्य जीवन तो फिर दबाव में ही जा रहा है, क्योंकि पहले में और आज में देखिए ऐसा नहीं है कि दांपत्य जीवन में पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, पहले मतभेद नहीं होता था, खूब होता था। दांपत्य जीवन में पहले भी खूब मतभेद होता था, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को खुश कर पाते थे और दोनों में ये क्षमता थी। अब दोनों में नहीं है, दोनों में ही ये क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पैसा कमाने के चक्कर में रह गए हैं। अब बारी आती है शुक्र की। जब प्रिय दर्शकों, कमाल की बात यह है कि शुक्र का यहां पर होना बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। शुक्र का यहां लग्न में होना दांपत्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। हालांकि मैं जानता हूं कि शुक्र लग्नगत हैं, तो सप्तम पर इनकी दृष्टि दांपत्य जीवन के लिए तो ठीक है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा व्यक्ति लंपट होगा, यानी उसकी पत्नी या पति खूबसूरत होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। शुक्र की दृष्टि यदि सप्तम पर है तो जीवन साथी बेहद खूबसूरत होगा, पर इसके बावजूद उसका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा, ये पक्का है। हालांकि फिर से बता दूं, अगर हम बात केवल दृष्टि की करें तो शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़े तो दांपत्य जीवन सुखद ही होता है। जीवन साथी बेहद खूबसूरत, एक अच्छे परिवार की या एक अच्छे परिवार का, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और हर तरह के गुणों से युक्त। अब अलग बात है कि जरा समझ लीजिए इस बात को ध्यान से, मान लिया जाए कि सप्तम पर शुक्र की दृष्टि है, पर यहीं शुक्र पर बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो आप खुद भी तो उतना खूबसूरत और बेहतर होने चाहिए, तब न सुंदर दांपत्य जीवन की आप अपने लिए चर्चा करेंगे। मान लिया जाए कि कुंडली में ये योग हो और आप कहेंगे कि शास्त्री जी मेरी कुंडली में तो लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, मेरा दांपत्य तो सुखद नहीं है। अरे भैया, पहले ये देख लीजिए आपका शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये शुक्र लग्न में है, शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही, बहुत अच्छी बात, पर ये शुक्र ही अगर कहीं पीड़ित हो जाए शनि की दृष्टि से दृष्ट, तब तो दांपत्य सुखद की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन वैसे लग्नगत अगर शुक्र है तो जातक को हर तरह से अद्भुत बनाता है। शुक्र लग्नगत अद्भुत तो बनाता ही है। मैंने शब्द एक इस्तेमाल कर ही दिया है लंपट, वो अपने आप में पर्याप्त शब्द है, इसी से बात पूरी हो जाती है कि बेहद खूबसूरत होने के साथ भटकाव स्वाभाविक है, तो वो एक चीज भटकने वाला होगा। लेकिन बाकी दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ना बहुत अच्छा है। ये समय पर तो विवाह एकदम करा देंगे ऐसा नहीं कहूंगा, अगर किसी और पापग्रह की दृष्टि सप्तम पर नहीं है तो फिर ये समय से विवाह कराएंगे। समय से विवाह होगा और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को खुश करने वाले, संतुष्ट करने वाले, बेहद अच्छा। मतलब शुक्र ही वो ग्रह है जहां हम कह सकते हैं कि अगर पीड़ित न हो भाव या शुक्र, तो दोनों का दांपत्य जीवन फिल्मी अंदाज में हो सकता है, यानी सब कुछ वहां अच्छा अच्छा दिखाई पड़ता हो। बाकी में तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन शुक्र अगर पीड़ित न हो और सप्तम भाव पीड़ित न हो तब ये बात लागू होगी। पीड़ित हो तो बात अलग हो जाती है। बाकी इससे शुक्र का सप्तम पर दृष्टि प्रभाव पड़ना बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात अब शनिदेव की करें, आप जानते हैं इनका प्रभाव। शनिदेव कहां कहां से दृष्टि डाल सकते हैं? तो शनिदेव एक दृष्टि यहां से डाल सकते हैं, एक दृष्टि यहां से और एक दृष्टि यहां से। मैं बता दूं कि इस वाली दृष्टि को छोड़कर ये दोनों ही दृष्टियां ठीक नहीं है। ये दृष्टि खराब ज्यादा नहीं है। इस दृष्टि का प्रभाव मैंने जितनी भी कुंडलियों में देखा है, एक ही चीज निकल करके आया कि डिले दांपत्य, विवाह विलंबित हुआ। बाकी दांपत्य जीवन चल रहा है और बहुत प्रेम नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से उदासीन है। दोनों के बीच एक जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है, खींचे खींचे से हैं दोनों, पर चल रहा है, ठीक ठीक निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो अगर दशम में शनिदेव आपकी कुंडली में बैठ करके सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, ये शनिदेव ठीक है। ये ज्यादा चिंता की इतना ही करेंगे कि आपका विवाह विलंबित कराएंगे और विवाह के बाद थोड़ा सा एक दूसरे से मन कम ही मिल पाएगा, मतभेद होते रहेंगे, पर चलेगा आपका दांपत्य। लग्नगत शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर ठीक नहीं है। यह दांपत्य जीवन में
इसलिए परेशानी। अच्छा सोचिए, मुझे पहले जानकारी आपको देनी होगी कि क्या बात है, शनि की दृष्टि यहां से भी वही है, यहां से भी वही है, वही तो शनि की दृष्टि अंतर कैसे कर जा रही है? क्या शनि की दृष्टि भी देख देख के डालेंगे? हां बताता हूं मैं। असल में ये लग्न नहीं है, ये धन का लग्न है, समझ रहे हैं? ये काम का लग्न है। अब यहां पर शनिदेव असल में होते दिग्बली हैं, लेकिन बैठते हैं तब। ये पूरब है, ये पूरब है, और यहां से शनिदेव की जब दृष्टि सप्तम पर पड़ती है तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही वो उत्साह नहीं रहने देते हैं। दूसरा, शनिदेव का लग्न से सीधा संबंध व्यक्ति को कम उम्र में ही शरीर की त्वचा को जला देता है, बूढ़ा बना देता है। शनि ग्रह का अपना अपना स्वभाव है। जैसे शुक्र, जैसे बुध की बारी आई थी तो मैंने क्या कहा था? बुध के लिए मैंने कहा था कोमल युवराज की तरह बना देते हैं। शुक्र वैसे ही जातक को खूब सजना, संवरना, निखरना उसके स्वभाव में आएगा। अब वही बारी जब शनि में आएगी तो शनि त्वचा को झुलसा देंगे, अपनी तरफ इनका जो स्वरूप है, रंग है, वैसा बना देंगे। तो शनिदेव का लग्नगत होना व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही प्रभाव पड़ जाता है। तो पहले तो विवाह होने में दिक्कत आती है, समय पर विवाह नहीं हो पाता, और विवाह हो जाए तो मन नहीं मिलता, वो उदासीनता जीवन भर के लिए जारी रहती है। कारण भी है, देखिए आजकल विवाह तो वैसे ही 32-33 की उम्र में हो रहा है। अब जिनकी कुंडली में शनि की दृष्टि है उनके लिए तो 100% मुहर लग जाता है लग्नगत वाले की कि शनि विलंबित ही विवाह कराएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो विलंब है कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख को, शुक्र को खत्म कर देता है, खराब कर देता है। और जब बारी आती है तो जातक उदासीन सा जीवन हो जाता है, और जैसा मैंने कहा कि बहुत कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है, तो आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक कतई नहीं है, ठीक नहीं माना जाएगा। जीवन के अंत तक इसमें कहीं ना कहीं मतभेद, परेशानी की स्थिति ही दिखाई पड़ती है। एक खिंचाव सा ही रहता है, अलग, दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे से रहते हैं, आपसी खिंचाव वाला करता है कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग थलग पड़े रहते हैं। इस शनिदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहां बैठे शनिदेव द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे। अच्छा देखिए, एक और पॉइंट आपको बताता हूं, शनिदेव स्थान वृद्धि करते हैं, शनिदेव स्थान वृद्धि करते हैं। ये जो दोनों भाव हैं, यहां पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि होती है, फलतः यहां शनि नीच के समान हो जाते हैं, और यहां कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम राशि भाव राशि होती है, सूर्य का ये घर है। तो ये दोनों ही भाव शनि को उतना प्रभावित कर देता है, जिसके चलते जब इनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है उन जगहों को वो खराब करते हैं। लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की का साधारण भाव है ये, और शनि वृद्धि करते हैं, तो धन भाव में बैठ करके धन की वृद्धि करते हैं। अब दोनों अगर एक दूसरे से प्रेम थोड़ा कम भी करें तब भी धन इतना अच्छा होता है दोनों के बीच कि फिर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, शिमला मना लिया, और क्या आप कह सकते हैं कहीं बाहर घूम आएंगे जाकर के। तो यहां फिर धन की कमी होती है, यहां उदासीनता होती है, वो दोनों एक दूसरे को कभी पसंद ही नहीं कर पाते ठीक से, बस ये समस्या है। शनि यहां भी होकर के दाम्पत्य में वही समस्या खड़ी करते हैं। यहां से दृष्टि द्वितीय भाव पर डालेंगे, कड़वी वाणी उत्पन्न कराएंगे, धन संचित नहीं होने देते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रेम जो होना चाहिए, जो एक अपनापन, खिंचाव, वो नहीं उत्पन्न हो पाता है। फलतः शनि का कुंडली के इन दो भावों से बिल्कुल ठीक संबंध नहीं है। यहां से दृष्टि से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर है तो टेंशन की कोई बात नहीं। अब बारी आती है राहु की। प्रिय दर्शकों, राहु के पास आप जानते हैं 3 दृष्टि है, यहां, यहां और यहां, इन 3 जगहों से राहु सप्तम को देख सकते हैं। कमाल की बात आपको बताता हूं, पहले तो यहां से जान लीजिए ये खराब है, बहुत ही खराब है। यहां पर अगर राहु होकर के सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं, क्योंकि केतु यहां पर होंगे तो एक दाम्पत्य जीवन में अलग थलग की स्थिति, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दोनों के आपस में मत नहीं मिलेंगे, मतभेद हमेशा बना रहेगा, और शनिवत राहु है तो उदासीनता दाम्पत्य जीवन में रहेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों समझ भी नहीं पाएंगे, एक दूसरे को धोखा देना, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखद स्थिति नहीं रहेगी। अब वही बात यदि यहां से और यहां से करें तो आप जानते हैं राहु यहां भी अच्छा फल देते हैं और यहां भी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुंडली के एकादश और तृतीय भाव में बैठे हो राहु तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, विवाह विच्छेद कराने की यदि चर्चा चले तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? राहु का, दूसरा नंबर शनि का, तीसरा नंबर सूर्य का। ये तीनों ग्रह अगर सप्तम पर दृष्टि डाल दें किसी तरह से तो दाम्पत्य विच्छेद हो जाएगा, फाइनल है। और या फिर कोई एक ग्रह यहां बैठा हो और 2 ग्रह दृष्टि डाल दे तो दाम्पत्य विच्छेद हो जाएगा। जैसे सप्तम में सूर्य हो, शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो दाम्पत्य विच्छेद हो जाएगा। परंतु
राहु अगर ऐसे एकादश, तृतीय और एकादश से दृष्टि डाल रहा है तो दांपत्य जीवन में विच्छेद नहीं करा पाता, पहला पॉइंट। दूसरा, अलगाव जो होता है वो अलगाव दांपत्य को खराब करने वाला अलगाव नहीं कहा जाएगा। तृतीय में राहु बैठा है तो जातक बहुत पुरुषार्थी होगा, मेधावी होगा, मेहनती होगा, अर्जित करने वाला होगा, तो वो अपने काम में इतना मसरूफ रहेगा, इतना व्यस्त रहेगा कि संभवतः दांपत्य पर थोड़ा कम ही ध्यान दे पाए, पहला पॉइंट। एकादश में राहु लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया माना गया है, फलतः उस अवस्था में जातक इतना व्यस्त रहेगा कि अपने दांपत्य पर थोड़ा समय कम दे पाएगा, जीवन साथी को समय कम दे पाएगा। मतभेद अगर होते भी हैं तो वो मामूली वाले हैं, लेकिन यहां बैठा है राहु तो दांपत्य जीवन में मतभेद भी होगा, दांपत्य जीवन में एक तरह से वो खिंचाव, वो प्रेम, वो भी नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो दांपत्य जीवन में यहां परेशानी रहेगी। सवाल एक और खड़ा होता है, तीसरे और 11वें के राहु से क्या कोई खराबी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकती है, निर्भर करता है। यदि सप्तम भाव पर कहीं और किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, सप्तम भाव से किसी और पापग्रह का संबंध हो, तो फिर कहीं ना कहीं जातक दांपत्य खराब न भी हो तब भी उसका दांपत्य कुछ इस कदर होगा कि वो जीवन साथी को या तो धोखा दे या कहीं ना कहीं उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हो जाते हैं, तो वो भटकता है जरूर। इसके चलते अब दांपत्य जीवन में थोड़ा मतभेद या परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ये तब संभव है जब सप्तम भाव पर किसी न किसी और पापग्रह का संबंध इस भाव से बन रहा हो। और बारी आती है उस ग्रह की जो आखिरी है। कई लोग इसकी दृष्टि को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पराशर ऋषि ने इस ग्रह की भी दृष्टि को माना है, फलतः हमें इस ग्रह की दृष्टि को समझना है, केतु। प्रिय दर्शकों, ये भी 3 जगहों से दृष्टि डाल सकते हैं। केतु का भी लग्न से यदि सेम, आप समझ सकते हैं कि राहु केतु का संबंध लगभग एक जैसा ही माना जाएगा। कारण क्या है कि बल्कि केतु सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके दांपत्य को तो वैसे कोई विशेष नुकसान कभी नहीं पहुंचाते। लग्नगत होंगे तो सीधी सी बात है सप्तम में राहु होंगे, और सप्तम में राहु होंगे तो दांपत्य जीवन बहुत सुखद नहीं हो सकेगा। यानी हम कह सकते हैं कि लग्नगत केतु हो तो सप्तम में राहु हो जाने के चलते दांपत्य सुखद नहीं होगा। बल्कि एक और भी कारण है, इसके पीछे का एक और भी जरा रहस्य और तर्क है, समझिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नगत केतु व्यक्ति को एक तरह से कटा कटा सा, उद्विग्न, दीनहीन, मलिन बना देते हैं। देखिए, दांपत्य जीवन में स्त्री हो या पुरुष, केवल ये सलाह स्त्री को नहीं दी जाती कि तुम हमेशा, अगर उम्र के उस पड़ाव पर अभी नहीं हो कि बूढ़े हो गए हो या बूढ़े भी हो गए हो, तो तुम इतना साफ सुथरा और सज धज के रहो कि दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहे। यह बात दोनों को कहा जाता है, स्त्री के लिए भी है और ये पुरुष के लिए भी है, कि आप इतने बेहतर दिखें कि आपके बीच आकर्षण बना रहे। केतु असल में लग्न में होकर के वो करता क्या है कि, यहां भेद ध्यान से समझिएगा, राहु में और केतु में एक भेद है। लग्नगत राहु जातक को सजना, संवरना, खूबसूरत दिखना, ये सब कुछ कराता है, परंतु ये सब करके जातक भटकाव की ओर जाता है, मतलब सही दिशा में नहीं जाएगा, उसका दिमाग कई तरफ भटकेगा। आप सामान्य शब्दों में लंपट शब्द का इस्तेमाल करिए। केतु के लिए थोड़ी सी अलग प्रेडिक्शन है। क्या? केतु व्यक्ति को एक अलग शरीर, कमजोर शरीर, वो क्षमता कमजोर कर देता है। केतु व्यक्ति के अंदर वो आकर्षण नहीं आने देता है, तो सज के भी कितनी बात बन पाएगी, तो वो आकर्षण की कमी केतु के चलते हो जाती है। फलतः केतु को लग्नगत अच्छा नहीं माना जाएगा दांपत्य के लिए। सप्तम का राहु दांपत्य जीवन को वैसे भी अच्छा नहीं रहने देंगे। इन भावों से केतु का संबंध अगर सप्तम से पड़े तो एक समस्या होती है, क्योंकि कुजवत केतु है, कुजवत केतु। तो इन जगहों से जब केतु दृष्टि डालते हैं तो दांपत्य जीवन एक गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जीवन साथी के बीच संबंध में कई बार मतभेद, एक दूसरे को दोनों समझने में गलती कर जाते हैं, तो इसके चलते मतभेद होने लगता है। तो केतु का संबंध इन भावों से भी मतलब साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है, बस इतना ही है कि दोनों एक दूसरे को कम समझ पाएंगे, मतभेद होगा। तो हमने सभी ग्रहों के प्रभाव को सप्तम भाव पर भली भांति समझ लिया। आप देखिए आपकी कुंडली में किस ग्रह का संबंध कुंडली के सप्तम से है। प्रिय दर्शकों, यहां पर प्रभाव में अंतर आ सकता है। अब एक उदाहरण थोड़ा सा देकर के, क्योंकि कार्यक्रम ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, कि मान लीजिए कि सप्तम पर गुरु की भी दृष्टि हो, राहु की भी दृष्टि हो, तो उससे प्रभाव में अंतर आ जाएगा। जी हां, उससे प्रभाव में थोड़ा अंतर आएगा। अब ऐसे तो साधारण मेरे पास जवाब यही है कि आप दोनों के प्रभाव को जोड़ करके देख लीजिए कि मध्यम प्रभाव वहां हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ज्योतिष के ऐसे दर्शक हैं जो आप चाहते हैं कि यही वीडियो आपको बताया जाए कि दोनों की दृष्टि कैसे, 3 ग्रह की दृष्टि कैसा प्रभाव, तो ये अलग विषय है, वो इसमें अकेले मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही एक एक ग्रह का बताने में हमारा समय काफ़ी आगे जा चुका है। और यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहां बहुत बड़ा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। फिर भी आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, और ग्रह दृष्टि प्रभाव का ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम मैं प्रयत्न करूंगा कि आगे भी इस वर्ष में 1-2 और जितना हो सके मैं तो चाहूंगा पूरा हो जाए, लेकर के उपस्थित हूं। इजाजत दीजिए आज के लिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।